सोचा है कि अगर एक दिन तुम्हारे घर के सामने कोई अजनबी आ जाए, बिल्कुल अलग जगह से, जिसे तुमने कभी देखा भी ना हो, जो तुम्हारी भाषा भी ना बोलता हो और उसके कार्य बिल्कुल अप्रत्याशित हों, तो तुम क्या करोगे? शायद डर भी लगेगा, जिज्ञासा भी होगी और थोड़ा भ्रम भी। बिल्कुल यही दृश्य अभी हमारे सौर मंडल के साथ हो रहा है। लेकिन ये कोई विज्ञान कथा चलचित्र का कथानक नहीं है, ये सच है और ये चल रहा है इस समय, अभी इस क्षण में। सोचोगे तो थोड़ा अजीब लगता है ना कि हम अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, अपने छोटे छोटे काम कर रहे हैं और कहीं दूर अंतरिक्ष में कुछ असाधारण हो रहा है जो शायद हमारे अस्तित्व के बारे में कई सवाल उठाए। जुलाई 2025 में जब खगोलविद अपनी दिनचर्या अवलोकन कर रहे थे चिल्ली में, उन्हें कुछ अजीब दिखा। एक वस्तु जो बेहद तेज गति से आ रही थी और जो बिल्कुल अपेक्षित नहीं थी। शुरुआत में तो लगता है कि ये कोई नियमित क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु होगा, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने इसको अध्ययन करना शुरू किया, उनके हाथ पैर फूल गए। ये कोई नियमित आगंतुक नहीं था, ये था 3I एटलस, और ये आया था बहुत दूर से, अरबों वर्षों की यात्रा करके किसी अन्य तारामंडल से। कल्पना करो, अरबों वर्ष। जब ये वस्तु अपनी यात्रा शुरू हुआ था, तब शायद पृथ्वी पर डायनासोर भी नहीं थे। ये अरबों वर्षों से अंतरिक्ष के अंधकार में यात्रा कर रहा था, अकेले, जमा देने वाली ठंड में, और एक दिन अचानक से हमारे सौर मंडल में प्रवेश हो गया। देखो, अंतरिक्ष में वस्तुओं का आना जाना तो सामान्य है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, ये सब हमेशा होते रहते हैं। लेकिन 3I एटलस कुछ अलग है। पहली बात तो यह है कि यह सिर्फ तीसरी पुष्ट अंतरतारकीय वस्तु है जो हमने कभी देखी है। मतलब पहले सिर्फ 2 बार हुआ है ऐसा कि किसी अन्य तारामंडल से कोई चीज हमारे पास आई हो। 2017 में आया था ओमुआमुआ, फिर 2019 में बोरिसोव, और अब 2025 में ये 3I एटलस। 3 वस्तुएं 200 साल की आधुनिक खगोल विज्ञान के इतिहास में। ये बहुत दुर्लभ है और हर एक ने खगोलविदों को आश्चर्यचकित किया है अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ। जब वैज्ञानिकों ने 3I एटलस को पहली बार पता लगाना शुरू किया, उन्हें पता चला कि ये गति कर रहा है 58 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। अब ये संख्या सुनो तो सामान्य लगता है, लेकिन इसको परिप्रेक्ष्य में रखो। ये है 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 मिनट में ये 3,480 किलोमीटर तय कर लेता है। मतलब अगर ये दिल्ली से शुरू हो तो 1 मिनट में ये लंदन तक पहुंच जाएगा। और ये सिर्फ यात्रा नहीं कर रहा, ये व्यावहारिक रूप से गोली की गति से भाग रहा है, पिछली अंतरतारकीय वस्तुओं से भी ज्यादा तेज। ओमुआमुआ 26 किलोमीटर प्रति सेकंड पर था, बोरिसोव 32 किलोमीटर प्रति सेकंड पर, और ये है 58 किलोमीटर प्रति सेकंड पर। सबसे तेज अंतरतारकीय वस्तु जो कभी देखी गई। लेकिन गति तो सिर्फ एक चीज है। जब वैज्ञानिकों ने इसके आकार का अंदाजा लगाया, तब और आश्चर्य आए। इसके केंद्रक मतलब कोर का व्यास है कहीं 440 मीटर से लेकर 5.6 किलोमीटर तक। सटीक माप मुश्किल है क्योंकि ये बहुत दूर है और लगातार गति कर रहा है, लेकिन ये आकार भी काफी प्रभावशाली है। अब तुम्हें लगेगा कि 5 किलोमीटर तो कुछ नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष में एक ठोस वस्तु जो 5 किलोमीटर के पार है, ये विशाल है। और ये सिर्फ केंद्रक है। इसके चारों ओर जो कोमा है, मतलब गैस और धूल का बादल जो धूमकेतुओं के चारों ओर होता है, उसका आकार तो मन को चकित कर देने वाला है। वैज्ञानिकों ने ASPHEREX अभियान से आंकड़े लेकर देखा तो पता चला कि इसका कोमा है लगभग 26,400 किलोमीटर गुणा 24,700 किलोमीटर। मतलब ये पृथ्वी के व्यास से लगभग 2 गुना है। सबसे बड़ा अंतरतारकीय धूमकेतु कोमा जो कभी दर्ज किया गया। सोचो, एक वस्तु जो किसी अन्य तारामंडल से आई है और उसके चारों ओर इतना विशाल बादल है कि उसमें 2 पृथ्वी समा जाएं। और ये सब हमारे सौर मंडल में अभी इस समय विद्यमान है। अब रोचक बात यह है कि जब ये अवलोकन हो रहा था, विभिन्न दूरबीनों से नासा ने अपनी लगभग सारी प्रमुख संपत्तियों को इसके अवलोकन पर लगा दिया। हबल अंतरिक्ष दूरबीन, जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन, TESS, स्विफ्ट, SPHEREX, मंगल टोही कक्षायान, परसिवियरेंस रोवर, क्यूरियोसिटी रोवर, यूरोपा क्लिपर, लूसी साइकी, पार्कर सौर जांच और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जूस अभियान, सबने इसको देखा। इतना ध्यान क्यों? क्योंकि ये एक स्वर्णिम अवसर है। एक वस्तु जो अरबों वर्षों से किसी अन्य ग्रह मंडल में था, वो हमारे पास आया है।
और हम इसको अध्ययन कर सकते हैं बिना कहीं गए। ये शाब्दिक रूप से एक संदेशवाहक है किसी अन्य दुनिया से, और ये हमारे सामने अपनी कहानी कह रहा है, अपनी रासायनिक संरचना के माध्यम से, अपने व्यवहार से, अपनी बनावट से। वैज्ञानिकों के लिए ये एक स्वप्न सच होने का क्षण है। 30 अक्टूबर 2025 को ये सूर्य के सबसे पास पहुंचा, सिर्फ 21 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। हमारे मानकों से तो ये बहुत दूर है, लेकिन अंतरिक्ष के पैमाने पर यह बहुत करीबी मुठभेड़ है। और उस समय पर इसकी सतह पर सूर्य के प्रकाश की तीव्रता थी 770 वॉट प्रति वर्ग मीटर। कल्पना करो कितना ताप संपर्क। लेकिन अभी तक तो सब कुछ सामान्य सा लग रहा है ना। एक धूमकेतु है, दूर से आया है, तेज गति कर रहा है, वैज्ञानिक अवलोकन कर रहे हैं। लेकिन अब आते हैं असली मोड़ पर। जब जेम्स वेब और दूसरी दूरबीनों ने इसकी रासायनिक संरचना को विश्लेषित करना शुरू किया, तब वैज्ञानिकों को कुछ बहुत ही असामान्य मिला। पहली चीज, इसका कार्बन डाइऑक्साइड से पानी का अनुपात। सामान्य धूमकेतुओं में पानी प्रभावी होता है, लेकिन 3I एटलस में कार्बन डाइऑक्साइड से पानी का अनुपात है 8 से 1। मतलब 8 भाग कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ 1 भाग पानी। ये सर्वोच्च अनुपात है जो कभी किसी धूमकेतु में देखा गया है, और सिर्फ 4% पानी की मात्रा द्रव्यमान के अनुसार। ये बहुत कम है। फिर वैज्ञानिकों ने देखा कि इसके पास निकल लोहा विसंगति है। सामान्य रूप से जो अनुपात होना चाहिए निकल और लोहे का, वो यहाँ बिल्कुल भिन्न है, असामान्य रूप से अधिक निकल। और ये सब कुछ प्राकृतिक निर्माण प्रक्रिया से समझाना मुश्किल हो रहा था। एक और चीज जो ध्यान में आई वो थी इसका हाइड्रोजन साइनाइड उत्पादन। ये उत्पादित कर रहा था 1.5 से 4.5 गुना 10 की घात 25 अणु प्रति सेकंड। मतलब हर सेकंड अरबों और अरबों साइनाइड अणु। और इसका साइनाइड कोमा 1,80,000 किलोमीटर के पार था, और वो असममित था, मतलब समान रूप से वितरित नहीं था। वैज्ञानिकों ने जब इसको और गहराई से अध्ययन किया तो पता चला कि इसका धूल पूंछ है 1 लाख किलोमीटर लंबा, और उसके कई पूंछ या फव्वारे हैं 4 से 5, जो विभिन्न दिशाओं में संकेत कर रहे हैं। सामान्य धूमकेतुओं में एक पूंछ होता है जो सूर्य से विपरीत दिशा में संकेत करता है सौर वायु की वजह से, लेकिन यहाँ कई पूंछ, कई दिशाएं। कुछ तो व्यवहार कर रहे थे अपेक्षित तरीके से, लेकिन कुछ बहुत ही असामान्य थे। एक विपरीत पूंछ भी देखा गया जो सूर्य की तरफ संकेत कर रही थी। अब यह तकनीकी रूप से संभव है धूल कणों के प्रक्षेप वक्र की वजह से, लेकिन यह दुर्लभ है। हबल ने जुलाई में जब इसको छवि बनाया था तब भी ये विपरीत पूंछ दिखी थी, और फिर जब ये अक्टूबर के अंत में सूर्य के पास गया, उसके बाद जब अवलोकन आई नवंबर में, तब वैज्ञानिकों को और आश्चर्य मिले। कुछ छवियों में स्पष्ट धूमकेतु पूंछ नहीं दिख रही थी जितनी अपेक्षित थी। अगर कोई प्राकृतिक धूमकेतु सूर्य के इतने पास जाए और इतना ताप संपर्क ले तो विशाल वाष्पीकरण होना चाहिए और बहुत प्रमुख पूंछ दिखनी चाहिए, लेकिन यहां वो अपेक्षित पूंछ नहीं दिख रही थी उतनी स्पष्ट रूप से। अब तक सब कुछ आंकड़ों और अवलोकनों की बात हो रही थी, लेकिन अक्टूबर में एक और मोड़ आया। नासा के जेट प्रणोदन प्रयोगशाला ने रिपोर्ट किया कि 3I एटलस में गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण पता चला है। मतलब ये सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के बल से नहीं चल रहा, कुछ और भी है जो इसको त्वरित कर रहा है। सामान्य धूमकेतुओं में ये होता है जब गैस वाष्पित होती है सतह से तो वो धक्का बनाती है जैसे रॉकेट इंजन, और वो धूमकेतु को थोड़ा त्वरित कर देती है। ये बाहर गैसीकरण प्रभाव कहते हैं और ये प्राकृतिक है। लेकिन यहाँ पर जो त्वरण देखा गया उसके लिए जितना द्रव्यमान हानि होना चाहिए बाहर गैसीकरण से, उतने स्पष्ट संकेत नहीं दिख रहे थे छवियों में। वैज्ञानिकों को लगता था कि अगर इतना त्वरण है तो धूमकेतु को अपने द्रव्यमान का 10 से 20% खोना चाहिए था, और वो परिणाम में एक विशाल चमकदार धूमकेतु पूंछ बनाना चाहिए था, लेकिन वो दिखा नहीं। ये भ्रमित करने वाला था। फिर एक और अवलोकन आई जो और भी असामान्य थी। जब ये सूर्य के पास था तो इसका रंग नीला देखा गया। अब धूमकेतु सामान्यतः धूल प्रतिबिंबित करते हैं और धूल सूर्य से ज्यादा लाल होता है, लेकिन यहाँ नीली रोशनी देखी गई, बहुत तीव्र। वैज्ञानिकों ने कहा कि शायद ये आयनित कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है जो प्राकृतिक है धूमकेतुओं में उच्च पराबैंगनी विकिरण के अधीन, लेकिन नीला रंग इतना तीव्र हो यह भी दुर्लभ है। और अब आते हैं उस बिंदु पर जहां से सब कुछ थोड़ा विवादास्पद हो जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खगोल भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अवी लोएब,
जो काफी प्रसिद्ध हैं अपने अपरंपरागत सिद्धांतों के लिए, उन्होंने ये सुझाव देना शुरू किया कि शायद, बस शायद, ये एक प्राकृतिक धूमकेतु नहीं है। उन्होंने अपने चिट्ठा पोस्टों और साक्षात्कारों में काफी विस्तृत विश्लेषण दिया, जिसमें उन्होंने 9 प्रमुख विसंगतियां बताईं। पहला, इसका प्रक्षेप वक्र। ये हमारे क्रांतिवृत्त तल के लगभग संरेखित है, सिर्फ 5 अंश झुकाव के साथ। सांख्यिकीय रूप से यह दुर्लभ है कि कोई यादृच्छिक अंतरतारकीय वस्तु इतना पूर्णतः संरेखित हो। दूसरा, इसका ग्रहीय उड़ानों का समय। यह मंगल के पास गया 3 अक्टूबर को, सिर्फ 3 करोड़ किलोमीटर दूर, फिर 30 अक्टूबर को सूर्य के पास, फिर 3 नवंबर को शुक्र के पास 9 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, और 19 दिसंबर को पृथ्वी के पास 27 करोड़ किलोमीटर, फिर मार्च 2026 में बृहस्पति के पास। लोएब का कहना है कि यह समय बहुत पूर्णतः व्यवस्थित लगता है। तीसरा, वो विपरीत पूंछ जो सूर्य की तरफ संकेत कर रही थी। चौथा, इसका विशाल आकार, पिछली अंतरतारकीय वस्तुओं से 3 से 5 घात के परिमाण में बड़ा, मतलब हजारों गुना बड़ा। पांचवां, वो असामान्य निकल प्रचुरता। छठा, अत्यधिक कम पानी की मात्रा। सातवां, वो गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो उचित रूप से समझाई नहीं जा रही। आठवां, सांख्यिकीय रूप से इतनी बड़ी अंतरतारकीय वस्तु का मिलना अत्यधिक असंभव है। और नौवां, वो नीला रंग सूर्य के पास। लोएब ने ये सब बिंदु संयुक्त करके कहा कि हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या ये एक कृत्रिम वस्तु हो सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि शायद ये एक मात्रयान हो या कोई उन्नत प्रौद्योगिकी से बना यान हो किसी परग्रही सभ्यता का। उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज बत्तख जैसी दिखती है, बत्तख जैसी चलती है और बत्तख जैसी आवाज करती है, तो संभावनाएं हैं वो बत्तख है विकर्ण। इसी तरह अगर कोई वस्तु इतने सारे विसंगतियां दिखाए जो कृत्रिम उत्पत्ति सुझाएं, तो हमें कम से कम उस संभावना को विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम पूर्वाग्रही नहीं होने चाहिए अपनी धारणाओं में, सिर्फ इसलिए कि हमने कभी परग्रही प्रौद्योगिकी नहीं देखी, इसका अर्थ ये नहीं कि वो अस्तित्व में नहीं है। और अगर ये एक आगंतुक है किसी उन्नत सभ्यता का, तो ये मानवता के लिए सबसे महत्वपूर्ण खोज हो सकती है। उन्होंने तुलना की इसको ओमुआमुआ से, जो 2017 में आया था और जिसके लिए भी लोएब ने समान दावे किए थे कि वो शायद परग्रही अंतरिक्ष यान हो। तब भी विवाद हुआ था और वैज्ञानिक समुदाय ने बड़े पैमाने पर असहमति जताई थी, लेकिन लोएब कभी पीछे नहीं हटे अपने रुख से। उन्होंने कहा कि विज्ञान में हमें खुले विचारों वाला रहना चाहिए और असाधारण संभावनाओं को भी खोजना चाहिए। लेकिन बहुसंख्यक वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। ग्रह वैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि 3I एटलस एक पूर्णतः प्राकृतिक धूमकेतु है। उनका कहना है कि हर एक विसंगति को प्राकृतिक प्रक्रियाओं से समझाया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रभुत्व असामान्य है लेकिन असंभव नहीं। कुछ धूमकेतु बने थे बहुत ठंडे क्षेत्रों में अपने मूल तारामंडलों के, जहां कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से जम सकता है, लेकिन पानी बर्फ कम स्थिर होता है कुछ परिस्थितियों में। निकल प्रचुरता भी समझाई जा सकती है विभिन्न निर्माण वातावरणों से। विपरीत पूंछ दृश्य भ्रम हो सकती है देखने की ज्यामिति की वजह से। गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण सामान्य बाहर गैसीकरण से समझाया जा सकता है, और शायद छवियों में पूंछ स्पष्ट रूप से कैद नहीं हुई विशिष्ट कोणों की वजह से। नीला रंग आयनित गैसों से हो सकता है, और आकार यद्यपि बड़ा है लेकिन प्राकृतिक वस्तुएं ऐसे आकारों की हो सकती हैं। डॉक्टर मिचियो काकू, जो बहुत प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी हैं, उन्होंने इसको कचरा संग्राहक धूमकेतु कहा। उनका सिद्धांत यह है कि यह धूमकेतु अरबों वर्षों से अंतरतारकीय अंतरिक्ष में भटक रहा था, और उस यात्रा में यह विभिन्न निहारिकाओं, धूल बादलों और तारकीय वातावरणों से गुजरा। हर जगह से थोड़ा थोड़ा पदार्थ संचित होता गया, और इसलिए इसकी संरचना इतनी विचित्र है। यह स्वाभाविक रूप से संचित है विभिन्न स्रोतों से। उनका कहना है कि यह 7 अरब वर्ष पुराना है, और इतने लंबे समय में प्राकृतिक प्रक्रियाएं ही इतने असामान्य संयोजन बना सकती हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि लोएब का इतिहास है असाधारण दावों का पर्याप्त प्रमाण के बिना। ओमुआमुआ के समय पर भी उन्होंने परग्रही अंतरिक्ष यान सिद्धांत दिया था, लेकिन अंततः वैज्ञानिक सहमति ये रही कि वो एक प्राकृतिक वस्तु था असामान्य आकार के साथ। यहां भी समान प्रतिरूप दिख रहा है। लोएब नाटकीय दावे कर रहे हैं जो शीर्षक उत्पन्न करते हैं,
लेकिन ठोस प्रमाण नहीं है कृत्रिम उत्पत्ति का। हर एक अवलोकन को प्राकृतिक स्पष्टीकरणों से फिट किया जा सकता है, और विज्ञान में मूल सिद्धांत यह है कि सरलतम स्पष्टीकरण जो सब कुछ समझा सके वो सर्वाधिक संभावित सही होता है। इसको औकम का उस्तरा कहते हैं। परग्रही अंतरिक्ष यान सिद्धांत तो संभव है, लेकिन वो आवश्यक है असाधारण धारणाएं। जबकि प्राकृतिक धूमकेतु सिद्धांत सब कुछ समझा देता है बिना परग्रही सभ्यताओं को आह्वान किए। हाल ही में जब नवंबर में नवीनतम छवियां आईं तो विवाद और भी बढ़ गया। कुछ रिपोर्टें आईं कि शायद ये धूमकेतु टूट गया है टुकड़ों में। लोएब ने इसको भी अपने सिद्धांत के पक्ष में उपयोग करने की कोशिश की, कह के कि अगर ये प्राकृतिक धूमकेतु होता तो ये निश्चित रूप से टूट जाना चाहिए था उस ताप संपर्क में, और अगर नहीं टूटा तो ये और प्रमाण है कि ये कृत्रिम है। लेकिन फिर पेशेवर खगोलविदों ने स्पष्ट किया कि धूमकेतु बिल्कुल अक्षुण्ण है और स्वस्थ दिख रहा है। छवियों में जो फव्वारे दिख रहे थे वो सामान्य धूमकेतु गतिविधि थी, विखंडन नहीं। किचेंग झांग, जो लोवेल वेधशाला में स्नातकोत्तर साथी हैं और जो 3I एटलस को निकटता से अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सब छवियां साधारण और स्वस्थ दिखने वाली धूमकेतु दिखाती हैं। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई विखंडन नहीं हुआ। आभासी दूरबीन परियोजना ने 10 और 11 नवंबर को ताजा छवियां साझा की, जिसमें स्पष्ट रूप से आयन पूंछ दिख रही थी, जो उचित रूप से बन रही थी जैसे अपेक्षित था। पूंछ 0.7 अंश तक विस्तारित थी उत्तर पूर्व दिशा में, और विपरीत पूंछ भी दृश्यमान थी पूर्व दक्षिण पूर्व में। ये सब सामान्य धूमकेतु व्यवहार के संकेत हैं। नासा के कार्यवाहक प्रशासक शॉन डफी ने भी आधिकारिक रूप से बयान दिया। विशेष रूप से जब किम कार्दाशियन ने ट्विटर पर इसके बारे में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह तीसरा अंतरतारकीय धूमकेतु है जो हमारे सौर मंडल से गुजर रहा है। कोई परग्रही नहीं है और पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है। यह आधिकारिक नासा बयान था जो विवाद को सुलझाने के लिए दिया गया। लेकिन लोएब ने अपना रुख बनाए रखा। उन्होंने कहा कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए उच्च संकल्प छवियों का, जो मंगल टोही कक्षा यान ने हाई राइज कैमरे से 2 अक्टूबर को ली थी। वो छवियां अभी जारी नहीं हुई हैं, संघीय सरकार बंद की वजह से। लोएब का कहना है कि वो छवियां ज्यादा स्पष्टता दे सकती हैं वस्तु के सतह विवरणों के बारे में। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जब ये सूर्य के पीछे था अक्टूबर में, तब ये ओबर्ट प्रभाव उपयोग करके अपना मार्ग बदल सकता था अदृश्य रूप से, और कोई नहीं जानता कि वो समय पर क्या हुआ। ओबर्ट प्रभाव एक गुरुत्वाकर्षण सहायता है जो अंतरिक्ष यान उपयोग करते हैं ईंधन कुशलता से प्रक्षेप वक्र बदलने के लिए। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि 3I एटलस सूर्य से दूर जा रहा है उपसौर गुजरने के बाद। ये अभी कन्या तारामंडल में है और परिमाण 11 से 12 पर है, मतलब छोटी दूरबीनों से दृश्यमान है लेकिन नग्न आंखों से नहीं। ये हर सुबह सूर्योदय से पहले पूर्वी क्षितिज के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऊंचा दिख रहा है। दिसंबर तक ये सिंह तारामंडल में चला जाएगा और फिर परिमाण 14 से भी मंद हो जाएगा। 19 दिसंबर को यह पृथ्वी के निकटतम होगा, लगभग 27 करोड़ किलोमीटर दूर, मतलब सुरक्षित दूरी। और फिर जनवरी 2026 तक ये हमारे सौर मंडल से पूर्णतः बाहर निकल जाएगा और वापस अंतरतारकीय अंतरिक्ष में सदा के लिए विलुप्त हो जाएगा। शायद हम इसको कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे। वैज्ञानिक समुदाय के लिए ये एक स्वर्णिम अवसर है। अवलोकन अभी भी जारी हो रहे हैं कई दूरबीनों से। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जूस अभियान, जो अभी सूर्य के करीब है और अपनी मुख्य एंटीना को ताप कवच के तौर पर उपयोग कर रहा है, वो नवंबर में अवलोकन करेगा और आंकड़े फरवरी 2026 में मिलेंगे। नासा का यूरोपा क्लिपर अभियान भी समन्वय कर रहा है अवलोकनों के लिए। वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतम आंकड़े संग्रह कर लें जितना संभव हो, क्योंकि ये आगंतुक जल्द ही चला जाएगा। अब तुम सोचोगे कि आखिर में सच क्या है? क्या ये एक परग्रही अंतरिक्ष यान है या एक प्राकृतिक धूमकेतु है? ईमानदार उत्तर ये है कि 99.9% संभावनाएं हैं कि ये एक प्राकृतिक धूमकेतु है। वैज्ञानिक सहमति स्पष्ट रूप से है। सभी प्रमाण जब उचित रूप से विश्लेषित किए जाएं, सनसनीखेजता के बिना एक प्राकृतिक वस्तु की ओर संकेत करते हैं। हाँ, ये असामान्य है, दुर्लभ है और कुछ गुणधर्म आश्चर्यजनक हैं। लेकिन असामान्य का अर्थ परग्रही नहीं होता। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और प्राकृतिक प्रक्रियाएं इतनी विविध हैं कि वो अत्यधिक दुर्लभ और अप्रत्याशित चीजें बना सकती हैं।
थ्री आई एटलस शायद एक धूमकेतु है जो अरबों वर्षों से यात्रा कर रहा है, जो विभिन्न तारकीय वातावरणों से गुजरा, जिसने अनूठे पदार्थ संचित किए और जो संयोगवश हमारे सौर मंडल में प्रवेश हो गया। ये हमारे लिए एक अविश्वसनीय अवसर है कि हम एक वस्तु को अध्ययन करें जो किसी अन्य ग्रह मंडल में बनी और जो हमारे पास एक संक्षिप्त मुलाकात के लिए आई है। इससे हमें यह समझने में सहायता मिलेगी कि दूसरे तारा मंडलों में ग्रहीय निर्माण कैसा होता है, कि रासायनिक संरचनाएं कैसे भिन्न होती हैं आकाश गंगा के विभिन्न क्षेत्रों में, और कि क्या समानताएं या भिन्नताएं हैं हमारे सौर मंडल के धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों के साथ। यह अनुसंधान मौलिक प्रश्नों का उत्तर दे सकता है कि ग्रह कैसे बनते हैं, कि जीवन के निर्माण खंड कैसे वितरित होते हैं आकाश गंगा भर में, और कि क्या पेनस्पर्मिया संभव है, मतलब क्या जीवन के घटक एक मंडल से दूसरे मंडल में जा सकते हैं अंतरतारकीय वस्तुओं के माध्यम से। लेकिन एक छोटी सी संभावना हमेशा रहेगी कि शायद, बस शायद, लोएब सही हो। विज्ञान में 100% निश्चितता कभी नहीं होती। हम अवलोकन करते हैं, आंकड़े संग्रह करते हैं, सिद्धांत बनाते हैं जो सर्वोत्तम रूप से अवलोकनों को समझाएं, लेकिन भविष्य में नई खोजें हो सकती हैं जो सब कुछ बदल दें। अगर ये सच में किसी परग्रही सभ्यता का यान होता तो ये मानवता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता। प्रमाण होता कि हम अकेले नहीं हैं, कि बुद्धिमान जीवन अस्तित्व में है कहीं वहां बाहर, और कि प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत हो सकती है कि वो अंतरतारकीय यात्रा कर सके। लेकिन ऐसे असाधारण दावों के लिए असाधारण प्रमाण चाहिए, और अभी तक वो प्रमाण नहीं है। विज्ञान विश्वास पर नहीं चलता, वो प्रमाण पर चलता है, और अभी तक जो प्रमाण है वो प्राकृतिक धूमकेतु को समर्थन करता है। लेकिन ये विवाद, ये बहस, ये वास्तव में स्वस्थ है विज्ञान के लिए। ये बाध्य करता है वैज्ञानिकों को कि वो हर संभावना खोजें, कि वो धारणाओं को चुनौती दें, और कि वो खुले विचारों वाले रहें। अवी लोएब के सिद्धांत चाहे विवादास्पद हों, लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि वैज्ञानिक इसको बहुत विस्तार से अध्ययन करें, कि कई दूरबीनें इसको देखें, और कि अधिकतम आंकड़े संग्रह हों। अगर ये बहस नहीं होती तो शायद इतने व्यापक अवलोकन नहीं होते। तो एक तरीके से विवाद ने विज्ञान की सहायता की है। अगले कुछ सप्ताह महत्वपूर्ण हैं। जैसे जैसे 3I एटलस सूर्य से दूर जाता जाएगा और इसका कोण बेहतर होता जाएगा पृथ्वी से, वैज्ञानिक और स्पष्ट छवियां लेंगे। वो देखेंगे कि पूंछ निर्माण कैसे हो रहा है, कि कोमा का व्यवहार कैसा है, कि गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जारी है या नहीं, और कि कोई और अप्रत्याशित घटनाएं देखी जाती हैं या नहीं। दिसंबर तक जब ये पृथ्वी के निकटतम होगा, अधिकतम अवलोकन होंगे, और फिर जब ये जनवरी में अंततः हमारे सौर मंडल से बाहर निकलेगा, तब वैज्ञानिकों के पास एक पूर्ण आंकड़ा समूह होगा जो ये निश्चित रूप से उत्तर दे सकता है कि ये क्या था। विश्लेषण में समय लगेगा, शोध पत्र प्रकाशित होंगे, सहकर्मी समीक्षा होगी, और धीरे धीरे स्पष्टता आएगी। लेकिन एक चीज पुष्ट है कि चाहे ये परग्रही यान हो या प्राकृतिक धूमकेतु, ये एक ऐतिहासिक घटना है। सिर्फ 3 अंतरतारकीय वस्तुएं मानव इतिहास में, और इसके माध्यम से हम सीख रहे हैं इतना कुछ हमारी आकाश गंगा के बारे में, कि कितने सामान्य हैं ग्रहमंडल, और उन संभावनाओं के बारे में जो इस विशाल ब्रह्मांड में अस्तित्व में हैं। ये हमारी धारणा को चुनौती देता है ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में। हम सोचते हैं कि हमारा सौर मंडल एक पृथक बुलबुला है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम एक गतिशील आकाश गंगीय वातावरण में अस्तित्व में हैं, जहां वस्तुएं लगातार यात्रा करती हैं एक मंडल से दूसरे मंडल में। ब्रह्मांड परस्पर जुड़ा हुआ है एक तरीके से जो हम सामान्यतः सराहना नहीं करते, और ये यात्रा, ये 3I एटलस की कहानी, ये समाप्त नहीं हुई है, ये जारी है।